वेलकम टू एडू। और एडू के अंतर्गत हम लोग आप लोग सभी का स्वागत है। तो इस प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत हम लोगों ने गौतम बुद्ध अर्थात बौद्ध धर्म, महावीर स्वामी अर्थात जैन धर्म और उसके बाद दो बड़े साम्राज्य, एक मौर्य साम्राज्य और दूसरा गुप्त साम्राज्य। तो मौर्य साम्राज्य जो कि मगध का सबसे बड़ा साम्राज्य था और शायद भारत का सबसे बड़ा साम्राज्य था, उसे हमने समाप्त किया। उसके बाद गुप्ता डायनेस्टी को समाप्त किया। तो उसी मगध की शुरुआत हम लोग कर रहे हैं जिसमें मौर्य वंश को हम लोगों ने समाप्त कर दिया था। तो मगध की साम्राज्य का जो उत्थान हुआ था वहाँ से हम लोग चलेंगे और उसके बाद उसमें जितने सारे वंश हैं जैसे कि हर्यक वंश, उसके बाद शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, तो इन सब को हम लोग देखेंगे। उसमें भी कुछ छोटे छोटे वंश है, बृहद्रथ वंश, वैशाली के लिच्छवी, ये सभी हम लोग देखेंगे। और चलिए उसकी शुरुआत करते हैं हम लोग। बहुत इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से भी एग्जाम में प्रश्न बन जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं मगध साम्राज्य का उत्थान। मगध साम्राज्य का उत्थान कैसे हुआ? तो 6वीं शताब्दी में मगध एक छोटा राज्य था, पर यहाँ के महत्वाकांक्षी शासकों ने इसमें काफ़ी विस्तार कर दिया। तो 6वीं शताब्दी में जो मगध था, हम लोग जब पढ़ेंगे 16 महाजनपदों के बारे में, तो मगध के बारे में पढ़ेंगे जिसकी राजधानी क्या थी। तो प्रारंभिक राजधानी बनी थी गिरिब्रज। उसके बाद उसी गिरिब्रज को विस्तारित करके राजगृह बना दिया गया और फिर उसके बाद उसकी राजधानी बन गई पाटलिपुत्रा। तो पाटलिपुत्रा और गिरिब्रज यही दो इलाके अर्थात गया और जो वर्तमान और गया और पटना का इलाका है, यही मगध का मूलभूत क्षेत्र था, जो कि अंगुत्तर निकाय में इसका वर्णन है 16 महाजनपदों का। हम लोग इसको देखेंगे एक एक 16 महाजनपद, सबकी राजधानी और वहाँ के जितने सारे सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक क्षेत्र थे, उन सब के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो लेकिन हम लोग अभी मगध साम्राज्य के बारे में केवल देखेंगे। तो चलिए देखते हैं कि 6वीं शताब्दी में मगध एक छोटा सा राज्य था, पर यहाँ के महत्वाकांक्षी शासकों ने इसमें काफ़ी विस्तार कर दिया। प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक था। तो यह जो मगध था प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक महाजनपद था। शायद इन 16 महाजनपदों में सबसे बड़ा महाजनपद था। यह आधुनिक पटना और गया जिले के क्षेत्र में, जो वर्तमान आधुनिक पटना और गया जिले का क्षेत्र है, यही उस समय का मगध साम्राज्य कहलाता था। आज भी जो है यह पूरा एरिया मगध का कहलाता है। इस मगध साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? तो गिरिब्रज थी। गिरिब्रज जो बाद में राजगृह बन गया, जो जिसका वर्तमान नाम क्या है? तो राजगीर है, जो 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ क्या है? तो एक नगर है। तो इस मगध की प्रारंभिक राजधानी गिरिब्रज थी, जिसे बाद में राजगीर में विस्थापित कर दिया गया और वही राजगृह जो वर्तमान में राजगीर है, जो कि 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ एक नगर है। बाद में इसकी राजधानी परिवर्तित करके कहाँ बना दिया गया? पाटलिपुत्रा, जो वर्तमान में कौन सा है? तो पटना और उसके आसपास का क्षेत्र है। तो बाद में मगध की राजधानी किसे बना दी गई? तो पाटलिपुत्रा को, जो वर्तमान के पटना और उसके आसपास का क्षेत्र है। इस मगध का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में किया गया? तो अथर्ववेद में। तो इस मगध साम्राज्य का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में किया गया। इसे और कई नाम से भी जानते हैं, जैसे कि मगधपुर, बृहदत्तपुर, वसुमती, कुशाभ्रपुर और बिंबिसारपुर। तो इस मगध को मगधपुर, बृहदत्तपुर, वसुमती, कुशाभ्रपुर और बिंबिसारपुर के नाम से भी जाना जाता है। अभियान चिंतामणि के अनुसार, अभियान चिंतामणि किसके द्वारा लिखा गया? तो रामचंद्र शुक्ल के द्वारा 1939 ईस्वी में, जो हिंदी का एक निबंधात्मक ग्रंथ है। तो अभियान चिंतामणि जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखा गया था 1939 ईस्वी में, जो कि हिंदी का एक
निबंधात्मक ग्रंथ है। इसमें इसे कीकट की संज्ञा दी गई है, अर्थात मगध को क्या कहा गया है, तो कीकट कहा गया है। मगध को कीकट कहा गया है। गौतम बुद्ध के पहले प्रसिद्ध राजा कौन थे, तो बृहदत्त और जरासंध। तो गौतम बुद्ध के पहले मगध पर प्रसिद्ध राजा कौन हुए थे, तो बृहदत्त और जरासंध। तो एग्जाम में यहाँ से पूछा गया है कि कीकट कौन से महाजनपद को कहा जाता है, तो वो मगध साम्राज्य को कीकट कहा जाता है। यह बात लिखा गया है अभियान चिंतामणि में। 1100 ईस्वी पूर्व से 345 ईस्वी पूर्व तक जो मगध था वह मगध महाजनपद के नाम से जाना जाता था, क्योंकि वह मगध महाजनपद के अंतर्गत आता था। तो 1100 ईसा पूर्व से लेकर 345 ईसा पूर्व तक मगध को प्राचीन मगध महाजनपद के नाम से जाना जाता था। 345 ईसा पूर्व से लेकर 1300 ईस्वी तक इसे मगध साम्राज्य, क्योंकि अब मगध साम्राज्य काफ़ी विशाल फैल गया था, तो 345 ईसा पूर्व से लेकर, क्योंकि जब मौर्य साम्राज्य 322 ईस्वी में मौर्य साम्राज्य की जब 345 ईस्वी में खास करके जब हर्यक वंश की उत्पत्ति हुई, खास करके हर्यक वंश का जो संस्थापक था बिंबिसार, तो वहाँ से मगध साम्राज्य मौर्य वंश तक बहुत विशाल साम्राज्य रहा। तो 345 ईस्वी से लेकर 1300 ईस्वी, 345 ईसा पूर्व से लेकर, याद रखेंगे ईसा पूर्व है, तो 345 ईसा पूर्व से लेकर जो जीरो ईस्वी है उसे ईसा मसीह का जन्म माना जाता है, और उसके पहले के समय को ईसा पूर्व कहते हैं और उसके बाद को ईस्वी कहते हैं। तो 345 ईसा पूर्व से लेकर 1300 ईस्वी तक मगध को मगध साम्राज्य कहा जाता है। मगध महाजनपद की सीमा कहाँ से कहाँ तक थी, तो जो मगध महाजनपद थी उसकी सीमा जो है उत्तर में गंगा से दक्षिण में विंध्याचल पर्वत तक, उत्तर में गंगा से लेकर दक्षिण में विंध्याचल पर्वत तक, पूरब में चंपा नगरी से लेकर पश्चिम में सोन नदी तक इसका विस्तार था। तो चंपा नदी जो कि भागलपुर को उस समय चंपा कहते थे, महाजनपद था एक चंपा जो कि वर्तमान भागलपुर का इलाका है, और वहाँ पे एक नदी बहती थी चंपा नदी। तो पूर्व में चंपा से लेकर पश्चिम में सोन नदी तक इस मगध जनपद का विस्तार था। कालांतर में कौशल, वत्स और अवंती के मिल जाने से मगध का विस्तार पूरे अखंड भारत में हो गया। बाद में इस मगध में कौशल, वत्स और अवंती को सम्राटों के द्वारा मिला लिया गया। इसके बाद मगध का जो विस्तार है वह पूरे अखंड भारत में बड़ा हो गया। गौतम बुद्ध के समकालीन एक शक्तिशाली और संगठित राजतंत्र, तो मगध जो था वह गौतम बुद्ध का समकालीन और एक शक्तिशाली और संगठित राजतंत्र था। कालांतर में काफ़ी विकास हुआ और भारतीय संस्कृति और सभ्यता के विकास के प्रमुख स्तंभ के रूप में भारतवर्ष का इतिहास बन गया। तो यह जो मगध था बाद में काफ़ी विकास किया और भारतीय संस्कृति और सभ्यता के विकास के प्रमुख स्तंभ के रूप में इसने भारतवर्ष में पूरा इतिहास रच दिया। इसके संस्थापक राजा मगध थे। इसके संस्थापक कौन थे, तो राजा मगध थे जो कि कुरु द्वितीय का पुत्र थे। तो इस मगध के संस्थापक कौन थे, राजा मगध। कुरु द्वितीय का पुत्र सुधन्वा अपने मामा राजा मगध के बाद मगध का राजा बना। तो इसका संस्थापक कौन था, मगध, राजा मगध। और कुरु द्वितीय का पुत्र सुधन्वा अपने मामा राजा मगध के बाद मगध का अगला राजा बना। तो मगध का जो भगिना था जिसका नाम था सुधन्वा, वह राजा कुरु द्वितीय का पुत्र था। तो इस मगध के बाद वही मगध क्षेत्र का राजा बना। और यह जो राजा मगध था उसने प्रथम मगध राजवंश की स्थापना की। प्रथम मगध राजवंश की स्थापना की।
इस प्रथम मगध राजवंश का अंतिम राजा कौन बना? महाराजा उपरीचार बसु। तो प्रथम मगध राजवंश का अंतिम राजा बना महाराजा उपरीचार बसु। इंपॉर्टेंट है। ऋग्वेद में मगध को कीकट या फिर किराट के नाम से उल्लेखित किया गया है। तो मगध में ऋग्वेद में अभी हमने बताया कि इस मगध के क्षेत्र को ऋग्वेद कीकट के नाम से भी जाना जाता है और यह बताया गया अभियान चिंतामणि में। लेकिन अभियान चिंतामणि से भी पहले ऋग्वेद में इस मगध को कीकट अर्थात किराट के नाम से उल्लेखित कर दिया गया है। तो मगध को ऋग्वेद में कीकट या किराट के नाम से उल्लेखित किया गया है, जहाँ पे प्रमरांद्र नामक एक राजा राज करता था। कौन? प्रमरांद्र। अथर्ववेद में प्रार्थना है कि बीमारी मगध को जाए। तो अथर्ववेद में क्या लिखा गया है कि जितनी सारी बीमारियां हैं वे सभी मगध में चली जाए, अर्थात मगध से जितनी सारी बीमारियां हैं वो दूर चली जाए। तो अथर्ववेद में प्रार्थना है कि बीमारी मगध को जाए। यजुर्वेद में मगध के भाटों का उल्लेख किया गया है। तो यजुर्वेद में मगध के भाटों का उल्लेख किया गया है। तो ये तो था प्राचीन मगध राजवंश का इतिहास। अब इसकी शुरुआत माना जाता है बृहदत्त राजवंश से। वास्तविक शुरुआत देखा जाए तो इसकी शुरुआत बृहदत्त राजवंश से माना जाता है, लेकिन इससे भी वास्तविक शुरुआत होगी हर्यक वंश से। तो देखते हैं हम लोग बृहदत्त राजवंश के बारे में। तो बृहदत्त राजवंश 1700 ईसा पूर्व से लेकर 682 ईसा पूर्व तक था। तो यह जो बृहदत्त राजवंश था वह 1700 ईसा पूर्व से लेकर 682 ईसा पूर्व तक था। वास्तव में यह जो बृहदत्त राजवंश था यह इसी मगध वंश का ही हिस्सा था। तो संस्थापक माना जाए तो राजा मगध, याद रखेंगे, लेकिन वास्तविक स्थापना यहीं से होती है। तो बृहदत्त राजवंश 1700 ईसा पूर्व से लेकर 682 ईसा पूर्व तक था। यह मगध का सबसे प्राचीन राजवंश था। अगर देखा जाए तो मगध का सबसे प्राचीन राजवंश, यह जो मगध था वह मगध वंश नहीं था, महज एक मगध राजा ने इसकी शुरुआत की थी, स्थापना की थी। लेकिन राजवंश की शुरुआत इसी बृहदत्त राजवंश से होती है। तो यह जो बृहदत्त राजवंश था मगध का सबसे प्राचीन राजवंश था। इसके संस्थापक कौन थे? तो बृहदत्त। तो इस बृहदत्त राजवंश के संस्थापक बृहदत्त थे। महाराजा उपरीचार बसु का यह पुत्र था जिसने बसुमती की स्थापना की थी। बसुमती वही मगध। तो इस बृहदत्त राजवंश का संस्थापक कौन था? बृहदत्त, जो महाराजा उपरीचार बसु का पुत्र था। और वही उपरीचार बसु ने जिसने बसुमती की स्थापना की थी। महाभारत तथा पुराणों के अनुसार जो बृहदत्त था वह जरासंध का पिता था और चेदी राजा महाराज उपरीचार बसु का पुत्र था। तो अभी हमने बताया कि महाभारत और पुराणों में क्या बताया गया है कि यह जो बृहदत्त था वह जरासंध का पिता था और चेदी राज महाराजा उपरीचार बसु का पुत्र था। तो जरासंध वही है जिसे भीम ने महाभारत काल में क्या किया था? तो हत्या की थी, दोनों पैर चीरकर। इस वंश में कुल 10 राजा हुए जिसमें जरासंध सबसे पराक्रमी था और उसकी राजधानी कौन थी? तो गिरिब्रज। तो इस बृहदत्त राजवंश में कुल 10 राजा हुए जिसमें कि जो जरासंध था वह सबसे पराक्रमी था और उसकी राजधानी कौन सी थी? तो गिरिब्रज थी। जरासंध ने पूरे उत्तर भारत जैसे कि काशी, कौशल, चेदी, मालवा, विदेह, अंग, वंग, कलिंग, कश्मीर और गांधार के क्षेत्रों के राजाओं को पराजित करके इन पर कब्जा कर लिया और इन्हें मगध राज्य में शामिल कर लिया। तो जरासंध ने पूरे उत्तर भारत जैसे कि काशी, कौशल, चेदी, मालवा, विदेह, अंग, वंग, कलिंग, कश्मीर और गांधार के क्षेत्रों के राजाओं को पराजित करके
इन क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया और मगध राज्य में शामिल कर लिया। मथुरा के शासक कंस ने जरासंध की 2 पुत्रियों अस्ति और प्राप्ति से विवाह करके बृहदत्त वंश की राजधानी किसे बना दी? वसुमती, गिरिब्रज या राजगृह को निर्माण किया। तो मथुरा के शासक कंस ने जरासंध की 2 पुत्रियों अस्ति और प्राप्ति से विवाह करके बृहदत्त वंश की राजधानी किसे बनाया? तो वसुमती, गिरिब्रज या राजगृह। तो वास्तविक देखा जाए तो वसुमती, गिरिब्रज या राजगृह यह बनाया गया कंस के द्वारा। तो राजगृह को ही गिरिब्रज या वसुमती भी कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण की सहायता से पांडव पुत्र भीम ने मल्ल युद्ध में जरासंध को पराजित करके उसकी हत्या कर दी। तो भगवान श्री कृष्ण की सहायता से पांडव पुत्र भीम ने मल्ल युद्ध का मतलब होता है जब 2 लोग पटका पटकी के साथ युद्ध करते हैं, उसे मल्ल युद्ध कहते हैं। तो भीम ने मल्ल युद्ध में जरासंध को पराजित कर दिया और उसकी हत्या कर दी। जरासंध के बाद बृहदत्त वंश का अगला शासक बना सहदेव, जो जरासंध का पुत्र था और कंस का साला था। तो जरासंध के बाद बृहदत्त वंश का अगला शासक बना सहदेव, जो कि जरासंध का पुत्र था और कंस का साला था। सहदेव का वध किया द्रोणाचार्य ने। सहदेव का वध किसने किया? द्रोणाचार्य ने। बृहदत्त वंश का अंतिम शासक था रिपुंजय। बृहदत्त वंश का अंतिम शासक कौन था? रिपुंजय, जो 699 ईस्वी से लेकर 682 ईस्वी तक शासन किया। तो बृहदत्त वंश का अंतिम शासक था रिपुंजय, जो लगभग 699 से 682 ईस्वी तक शासन किया। डेट उतना महत्व नहीं है क्योंकि डेट पूछे नहीं जाते हैं। रिपुंजय की हत्या उसके दरबारी मंत्री पुलक ने कर दी और उसके बाद जो पुलक या पुलिक था अपने पुत्र को गद्दी पर क्या कर दिया? बैठा दिया। रिपुंजय की हत्या किसने कर दी? उसके दरबारी मंत्री पुलिक, जिसे पुलक भी कहते हैं, तो उसने कर दी और उस पुलक ने अपने पुत्र को गद्दी पर क्या कर दिया? बैठा दिया, मगध की गद्दी पर बैठा दिया। एक अन्य दरबारी था जिसका नाम था महिये, अर्थात जिसे भट्टिये भी कहते थे। तो उसने पुलिक और उसके पुत्र की हत्या करके अपने पुत्र बिंबिसार को गद्दी पर बैठा दिया और ईसा पूर्व 600 ईस्वी में बिंबिसार ने बृहदत्त वंश को समाप्त कर एक नए वंश हर्यक राजवंश की स्थापना कर दी। तो एक अन्य दरबारी मंत्री था पुलक का, जिसका नाम था महिये या फिर भट्टिये। तो उसने पुलक और उसके पुत्र की हत्या करके बिंबिसार को गद्दी पर बैठा दिया। मगध की गद्दी पर किसे बैठा दिया? तो बिंबिसार को। और ईसा पूर्व 600 में बिंबिसार ने बृहदत्त वंश को समाप्त करके एक नए वंश जिसका नाम था हर्यक वंश, हर्यक राजवंश की स्थापना कर दी। पुराणों के अनुसार मनु के पुत्र सुद्युम्न के पुत्र का नाम क्या था? गया था। तो पुराणों में क्या बताया गया है कि मनु का पुत्र था सुद्युम्न और सुद्युम्न का पुत्र कौन था? गया था। प्राचीन बिहार में गंगा घाटी में लगभग 10 गणराज्यों का उदय हुआ था। तो प्राचीन बिहार में गंगा घाटी में लगभग 10 गणराज्यों का उदय हुआ था। कौन? कपिलवस्तु का शाक्य, सुमसुमार पर्वत के भंग, केशपुत्र के कालाम, रामग्राम के कुलिये, कुशीमारा के मल्ल, पावा के मल्ल, पिपलीवन के मौर्य, आयकल्प के बुली, वैशाली के लिच्छवी और मिथिला के विदेह। तो प्राचीन बिहार में गंगा घाटी में लगभग 10 गणराज्यों का उदय हुआ। कौन कौन? कपिलवस्तु के शाक्य, सुमसुमार पर्वत के भंग, केशपुत्र के कालाम, रामग्राम के कुलिये, कुशीमारा के मल्ल, पावा के मल्ल, पिपलीवन के मौर्य, आयकल्प के बुली, वैशाली के लिच्छवी और मिथिला के विदेह। अब वैशाली के लिच्छवी के बारे में हम लोग देखें तो बिहार में यह स्थित प्राचीन गणराज्यों में बुद्धकालीन समय में सबसे बड़ा और शक्तिशाली राज्य था। तो यह जो वैशाली का लिच्छवी था बिहार में स्थित था। अभी बिहार में जो वैशाली का इलाका है जिसे उस समय लिच्छवी गणराज्य कहा जाता था,
तो बिहार में स्थित प्राचीन गणराज्यों में यह जो वैशाली का लिच्छवी था बुद्धकालीन समय में सबसे बड़ा और शक्तिशाली राज्य था। इस राज्य का संस्थापक कौन था? तो सूर्यवंशी राजा इक्ष्वाकु के पुत्र विशाल, और इसी के नाम पर बाद में इस राज्य का नाम वैशाली के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो इस राज्य वैशाली के लिच्छवी राज्य का संस्थापक था सूर्यवंशी राजा इक्ष्वाकु के पुत्र विशाल, और इसी विशाल के नाम पर बाद में इस राज्य का नाम क्या पड़ गया? वैशाली पड़ गया। वैशाली महावग्ग जातक के अनुसार लिच्छवी जो थे बज्जी का एक धनी और समृद्धशाली नगर था। तो लिच्छवी को बज्जी संघ भी कहा जाता था। तो महावग्ग जातक के अनुसार जो लिच्छवी राज्य था वह बज्जी का एक धनी और समृद्धशाली नगर था, जहाँ पर अनेक सुंदर भवन, चैत्य और विहार थे। जहाँ पर अनेक सुंदर भवन, चैत्य और विहार थे। लिच्छवियों के द्वारा महात्मा बुद्ध के निर्माण हेतु महावन में प्रसिद्ध कतागारशाला का निर्माण किया गया। तो लिच्छवियों ने महाबुद्ध के निर्माण के लिए महावन में एक प्रसिद्ध कतागारशाला का भी निर्माण किया। वैशाली नरेश चेटक की पुत्री चेलन्ना का विवाह किसके साथ हुआ? तो मगध नरेश बिंबिसार से। तो वैशाली नरेश चेटक की पुत्री चेलन्ना का विवाह मगध नरेश बिंबिसार से हुआ। ईसा पूर्व 7वीं शताब्दी में वैशाली के लिच्छवी राजतंत्र से गणतंत्र में परिवर्तन हो गया। तो ईसा पूर्व 7वीं शताब्दी में वैशाली का जो लिच्छवी राजतंत्र था, लिच्छवी गणतंत्र राजतंत्र, वह गणतंत्र में परिवर्तन हो गया। वैशाली राजवंश का पहला शासक कौन था? नमनेदिष्ट था, और अंतिम शासक राजा सूति या राजा परमाती था। इस वंश में कुल 24 राजा हुए। तो वैशाली राजवंश का पहला शासक नमनेदिष्ट था, नमनेदिष्ट, और अंतिम शासक राजा सूति या जिसे राजा परमाती भी कहते थे। और इस लिच्छवी राजवंश में कुल 24 राजा हुए। कितने? 24। अब है अलकप के बुली। अलकप के बुली जो थे ये भी जिस तरह लिच्छवी गणराज्य था, तो अलकप में एक बुली गणराज्य था। जो अलकप था वे बिहार के शाहाबाद, आरा, बेतिया, आरा और मुजफ्फरपुर जिलों के बीच स्थित एक प्राचीन गणराज्य था। तो यह जो अलकप था वह बिहार के शाहाबाद, आरा और मुजफ्फरपुर जिलों के बीच स्थित एक प्राचीन गणराज्य था। इसकी राजधानी बेतिया थी। इसकी राजधानी कहाँ पे थी? तो बेतिया, जो कि वर्तमान पश्चिम चंपारण का इलाका है। ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। कौन से? जो अलकप के बुली थे ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके अवशेषों को प्राप्त करके इन्होंने एक स्तूप का निर्माण किया। तो गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके अवशेषों को प्राप्त करके अलकप के बुलियों ने एक स्तूप का निर्माण किया। इसके बाद है प्रद्योत राजवंश। चंद्र प्रद्योत जिसके राजा थे, प्रद्योत राजवंश। इसकी प्राचीन राजवंश जिसका शासन अवंती पर था, अवंती जिसकी राजधानी उज्जैन। तो यह एक प्राचीन राजवंश था जिसका शासन कहाँ पे था? तो अवंती पर, अवंती। इसका संस्थापक चंद्र प्रद्योत थे, जिसे सुनिक, क्षेमक या क्षेमक के पुत्र के नाम से भी जानते हैं। किसके अनुसार? तो वायु पुराण और भविष्य पुराण के अनुसार। तो वायु पुराण और भविष्य पुराण में चंद्र प्रद्योत, जो कि जिसे प्रद्योत भी कहते हैं, जो कि इस प्रद्योत राजवंश का संस्थापक था, उसे सुनक या क्षेमक का पुत्र भी कहा जाता है। प्रद्योत जो था मलेच्छों, हरहुन, बर्बर, यवन, खस, शक, कामस, इन सभी को मलेच्छ कहा जाता था। तो प्रद्योत जो था उसने मलेच्छों, हरहुन, बर्बर, यवन, खस, शक और कामस, इन सभी से अपने पिता का प्रतिशोध लेने के लिए मलेच्छ यज्ञ करने के कारण क्या कहलाए? मलेच्छ यंता कहलाए। तो जो प्रद्योत थे उन्होंने क्या किया? अपने पिता क्षेमक का बदला लिया। किससे?
हरहुन, बर्बर, यवन, खस, शक और कामस, जिन्हें मलेच्छ कहा जाता है, तो इन मलेच्छों से अपने पिता का प्रतिशोध लिया और उसके बाद इन्होंने मलेच्छ यज्ञ किया। कौन सा? मलेच्छ यज्ञ। और इस यज्ञ को करने के बाद ये मलेच्छ हंता कहलाए। क्या कहलाए? मलेच्छ हंता, अर्थात मलेच्छों का नाश करने वाला। चंद्रप्रद्योत महासेना के द्वारा रिपुंजय की हत्या करने के बाद प्रद्योत राजवंश की स्थापना। तो चंद्रप्रद्योत ने, जिसका पूरा नाम था चंद्रप्रद्योत महासेना, तो चंद्रप्रद्योत महासेना ने रिपुंजय, जो कि बृहद्रथ वंश का अंतिम राजा था रिपुंजय, तो उसकी हत्या करके प्रद्योत राजवंश की स्थापना की। चंद्रप्रद्योत के बाद कौन कौन बने प्रद्योत राजवंश के राजा? तो राजा पलक, विशाखयूप, अजक जिसे रजक भी कहते हैं, और अंतिम वर्तिवर्धन, जो 564 ईसा पूर्व से 544 ईसा पूर्व तक था। तो प्रद्योत राजवंश में और कौन कौन से राजा हुए? तो चंद्रप्रद्योत के बाद पलक, उसके बाद विशाखयूप, अजक जिसे रजक भी कहते हैं, उसके बाद अंतिम वर्तिवर्धन, जो 564 ईसा पूर्व से लेकर 544 ईसा पूर्व तक था। इसके बाद आता है हर्यक वंश। इंपॉर्टेंट है हर्यक वंश। वास्तविक शुरुआत यहीं से होती है इस मगध साम्राज्य की। तो हर्यक वंश, जिसकी स्थापना 544 ईस्वी से लेकर 412 ईस्वी पूर्व तक था। तो हर्यक वंश 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक हर्यक वंश था। इसकी स्थापना बिंबिसार ने 544 ईस्वी में की थी। इसकी स्थापना किसने की थी? बिंबिसार ने 544 ईसा पूर्व में। इसकी राजधानी कौन थी? राजगिरी। तो बिंबिसार ने हर्यक वंश की राजधानी राजगिरी को बनाई, जो उस समय गिरिव्रज के नाम से भी जाना जाता था। इसे राजधानी बनाने की योजना किसने दी? महागोविंद ने। तो बिंबिसार को इस राजगिरी या गिरिव्रज को राजधानी बनाने की योजना किसने दी? महागोविंद ने। अब हम लोग बिंबिसार के बारे में देखते हैं, जिसका शासनकाल 544 ईस्वी से लेकर 492 ईसा पूर्व तक था। तो बिंबिसार का शासनकाल 544 ईसा पूर्व से लेकर 492 ईसा पूर्व तक था। यह एक कूटनीतिज्ञ एवं दूरदर्शी शासक था। तो बिंबिसार एक कूटनीतिज्ञ था और एक दूरदर्शी शासक भी था। अपने साम्राज्य का विस्तार अन्य राज्यों के साथ इसने वैवाहिक संबंध के द्वारा किया। तो बिंबिसार ने अपने साम्राज्य का विस्तार अन्य राज्यों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापना करके किया। तो अपने साम्राज्य का विस्तार कैसे करता था? अन्य राज्यों की कन्याओं से यह वैवाहिक संबंध स्थापित करता था और उसके बाद दहेज के रूप में उन राज्यों के यह अपने मगध में मिला लेता था। तो अपने साम्राज्य का विस्तार कैसे किया बिंबिसार ने? अन्य राज्यों के साथ वैवाहिक संबंध के द्वारा। इसका पहला विवाह किसके साथ हुआ? लिच्छवी गणराज्य के शासक चेटक की पुत्री चलन्ना से। तो लिच्छवी गणराज्य के शासक चेटक की पुत्री चलन्ना से इसका पहला विवाह हुआ। किसका? बिंबिसार का। दूसरा विवाह किसके साथ हुआ? तो कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकौशला से। तो बिंबिसार का दूसरा विवाह कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकौशला से हुआ और दहेज के रूप में इसे 1 लाख वार्षिक आय की काशी नगर की राजस्व की भी प्राप्ति हुई। तो साथ ही साथ इसे काशी नगर तो प्राप्त हो गया दहेज में, साथ ही साथ इस काशी नगर के 1 लाख की वार्षिक आय की राजस्व की भी प्राप्ति हुई दहेज में। तीसरा विवाह किसके साथ हुआ? तो मद्र नरेश की राजकुमारी क्षेमा से, जो कि आधुनिक पंजाब का इलाका है जिसे उस समय मद्र कहा जाता था। तो मद्र नरेश की राजकुमारी क्षेमा से तीसरा विवाह हुआ। जैन साहित्य के अनुसार इसे श्रोणिक कहा गया है, जबकि मत्स्य पुराण में इसे क्षेत्रोजस कहा गया है। तो बिंबिसार को जैन साहित्य में श्रोणिक कहा गया है, जबकि मत्स्य पुराण में क्षेत्रोजस कहा गया है। इसका चौथा विवाह किसके साथ हुआ? तो वैदेही राजकुमारी वासवी से। तो बिंबिसार का चौथा विवाह
वैदेही राजकुमारी वासवी से हुआ। महावक के अनुसार इसकी 500 रानियां थी। तो बिंबिसार, महावक के अनुसार बिंबिसार की कितनी रानियां थी? 500। अवंती के शक्तिशाली राजा प्रद्योत के साथ इसका दोस्ताना संबंध था तथा रोरुक, जिसे उस सिंध को रोरुक कहते थे, तो बिंबिसार अवंती के शक्तिशाली राजा चंद्र प्रद्योत के साथ बिंबिसार का दोस्ताना संबंध था। साथ ही साथ सिंध, जिसे रोरुक कहते थे उस समय रोरुक, उसके शासक रुद्रायन और पहले ब्रह्मदत्त ने तथा गंधार के शासक पक्कू साती के साथ भी इसका दोस्ताना संबंध था। तो अवंती के शक्तिशाली राजा प्रद्योत के साथ बिंबिसार का दोस्ताना संबंध था। साथ ही साथ सिंध, जिसे उस समय रोरक कहते थे, तो वहाँ के शासक रुद्रायन और गंधार के शासक पक्कू साती के साथ भी इसका दोस्ताना संबंध था। अंग राज्य पर विजय प्राप्त करके वहाँ अपने पुत्र अजातशत्रु को बिंबिसार ने वहाँ का उपराजा बना दिया। तो बिंबिसार ने अंग राज्य पर विजय प्राप्त किया और विजय प्राप्त करके अपने पुत्र अजातशत्रु को वहाँ का उपराजा बना दिया। क्या चीज? उपराजा बना दिया। अंग के राजा ब्रह्मदत्त की पराजय एवं हत्या। तो पहले ब्रह्मदत्त ने मगध के राजा भट्टिये को हराया था। तो इसके पहले ब्रह्मदत्त ने मगध के राजा भट्टिये को क्या किया था? तो पराजित किया था। तो अंग राज्य पर विजय प्राप्त करके बिंबिसार ने अपने पुत्र अजातशत्रु को वहाँ का उपराजा नियुक्त कर दिया और अंग के राजा ब्रह्मदत्त की पराजय एवं हत्या हो गई। और बिंबिसार ने क्या किया कि अंग के राजा ब्रह्मदत्त को पराजित कर दिया और उसकी हत्या कर दिया था। इसके पहले ब्रह्मदत्त ने मगध के राजा भट्टिये को पराजित किया था। इसी का बदला लेने के लिए इसने क्या किया? तो बिंबिसार ने अंग के राजा ब्रह्मदत्त को पराजित करके उसकी हत्या कर दी। यह महात्मा बुद्ध का मित्र था और संरक्षक भी था। तो यह जो बिंबिसार था महात्मा बुद्ध का मित्र था और उनका संरक्षक भी था। विनय पिटक के अनुसार महात्मा बुद्ध से मिलने के बाद इसने बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया, लेकिन जैन धर्म और ब्राह्मण धर्म के प्रति भी इसकी सहिष्णुता थी। तो बिंबिसार विनय पिटक के अनुसार क्या बताया गया है कि यह जो बिंबिसार था वह महात्मा बुद्ध से मिलने के बाद बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया, लेकिन जैन और ब्राह्मण धर्म के प्रति भी इसकी काफ़ी सहिष्णुता थी। यह बिंबिसार 52 वर्षों तक शासन किया। कितने वर्षों तक? 52 वर्षों तक। जैन और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अजातशत्रु, जो कि बिंबिसार का पुत्र था, तो उसने इस बिंबिसार को कारागार में बंदी बना दिया और उसी कारागार में 452 ईसा पूर्व में इस बिंबिसार की मृत्यु भी हो गई। तो जैन और बौद्ध ग्रंथों में क्या लिखा गया है कि बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु ने बिंबिसार को कारागार में बंदी बना दिया था और बाद में उसी कारागार में 492 ईसा पूर्व में बिंबिसार की मृत्यु भी हो गई थी। अब ये क्यों कारागार में डाल दिया था? तो महात्मा बुद्ध के विरोधी कौन थे? देवव्रत। तो महात्मा बुद्ध का विरोधी था उनका चचेरा भाई देवव्रत। उसी के उकसाने पर अजातशत्रु ने इसे बिंबिसार को कारागार में डाल दिया था और बंदी बना दिया था। कारागार में बिंबिसार की देखरेख किसने की? तो बिंबिसार की रानी चलन्ना ने। तो बिंबिसार की पत्नी चलन्ना ने कारागार में बिंबिसार की देखरेख की। भारतीय इतिहास में अस्थायी सेना का बंदोबस्त करने वाला यह प्रथम शासक था। तो भारतीय इतिहास में अस्थायी सेना की व्यवस्था करने वाला बिंबिसार क्या था? तो प्रथम शासक था। इसने अपने बड़े पुत्र दर्शक को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। तो बिंबिसार ने अपने बड़े पुत्र दर्शक को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, मगध का अगला राजा घोषित किया। यही चिढ़ हो गया था अजातशत्रु को। भगवान बुद्ध की जब तबीयत खराब हो गई थी तो उनके इलाज और सेवा के लिए बिंबिसार ने अपने राज्य वैद्य और अपने पुत्र जीवक को इलाज के लिए भेजा।
तो भगवान बुद्ध की एक बार तबीयत खराब हो गई थी, तो उनके इलाज के लिए और उनको सेवा करने के लिए बिंबिसार ने किसे भेजा था महात्मा बुद्ध के पास? तो अपने राज्य वैद्य जीवक को उनकी सेवा के लिए भेजा था। और यह जीवक बिंबिसार का पुत्र भी था। बौद्ध भिक्षुओं के लिए निःशुल्क जल यात्रा की अनुमति। तो इस बिंबिसार ने बौद्ध भिक्षुओं के लिए निःशुल्क जल यात्रा की भी अनुमति दे दी। बौद्ध धर्म से प्रभावित होकर बेल वन दान किया, जिसका वर्णन कहाँ पे है? विनय पिटक में। तो बौद्ध धर्म से प्रभावित होकर बिंबिसार ने महात्मा बुद्ध को एक जंगल दान किया। कौन सा वन है? बेल वन। तो बेल नामक एक वन का दान किया किसे? तो महात्मा बुद्ध को बौद्ध धर्म से प्रभावित होकर। इसका वर्णन है विनय पिटक में। बुद्ध की परम उपासक और वैशाली की नर्तकी और परम रूपवती कला प्रवीण गायिका आम्रपाली के सौंदर्य से मोहित होकर लिच्छवी से राजगिरी, जिसे गिरिव्रज लाकर उससे विवाह। तो बिंबिसार जो कि बुद्ध का एक नर्तकी थी और प्रवीण गायिका थी, जिसका नाम था आम्रपाली, तो जो कि बुद्ध की परम उपासक थी। कहाँ की रहने वाली थी? वैशाली की। तो बुद्ध की परम उपासक और वैशाली की नर्तकी और परम रूपवती कला प्रवीण गायिका आम्रपाली के सौंदर्य से मोहित होकर यह उसे लिच्छवी से कहाँ पे लेके चला आया? तो राजगिरी अर्थात गिरिव्रज ले आया और फिर उससे विवाह कर लिया। तो वैशाली में एक नर्तकी थी और परम रूपवती कला प्रवीण गायिका थी, जिसका नाम था आम्रपाली, और वह बुद्ध की परम उपासक भी थी। तो इस आम्रपाली के सौंदर्य से मोहित होकर इस बिंबिसार ने क्या किया कि उसे वैशाली से उठाकर उसके सौंदर्य से मोहित होकर उसे लिच्छवी से उठाकर कहाँ ले आया? तो गिरिव्रज अर्थात राजगिरी ले आया और उससे विवाह कर लिया। आम्रपाली और बिंबिसार के सहयोग से दोनों को एक जीवक नामक पुत्र का जन्म हुआ और बिंबिसार ने जीवक को अध्ययन के लिए तक्षशिला विश्वविद्यालय भेज दिया। तो इस आम्रपाली और बिंबिसार के सहयोग से एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम था जीवक। और यही जीवक गया था गौतम बुद्ध की सेवा में जब उनकी तबीयत खराब हो गई थी। तो जीवक नामक पुत्र को इन्होंने जन्म दिया और बिंबिसार ने जीवक को अध्ययन के लिए कहाँ पे भेज दिया? तक्षशिला विश्वविद्यालय में। बौद्ध ग्रंथ दिग् निकाय के अनुसार चंपा के प्रसिद्ध ब्राह्मण सोनदंड को वहाँ की संपूर्ण आमदनी का दान। तो इस बिंबिसार ने बौद्ध ग्रंथ दिग् निकाय में क्या लिखा गया है कि चंपा का एक प्रसिद्ध ब्राह्मण था, जिसका नाम था सोनदंड। तो वहाँ की संपूर्ण आमदनी क्या कर दिया? तो दान कर दिया। तो जो चंपा में जितनी सारी आमदनी होती थी इस बिंबिसार को, तो इस बिंबिसार के बारे में लिखा गया है कि चंपा में जितनी सारी आमदनी होती थी, तो वह उस आमदनी को चंपा के प्रसिद्ध ब्राह्मण सोनदंड को दान कर दिया। सोनदंड को, यह बात किस में लिखा गया है? तो बौद्ध ग्रंथ दिग् निकाय में। इस बिंबिसार ने गिरिव्रज, राजगिरी जिसका प्राचीन नाम था गिरिव्रज, उस नगर की स्थापना की। तो बिंबिसार ने राजगिरी अर्थात गिरिव्रज नामक एक नगर की स्थापना की। लिच्छवी राजकुमारी चलन्ना से उत्पन्न अपने दो पुत्रों हल्ल और बेहल्ल को अपना हाथी, सियानाग और रत्नों का हार दान स्वरूप इसने भेंट कर दिया। तो लिच्छवी राजकुमारी चेलन्ना से दो पुत्रों का जन्म हुआ, एक का नाम था हल्ल और दूसरे का नाम था बेहल्ल। तो इस बिंबिसार ने हल्ल और बेहल्ल को अपना हाथी, जिसका नाम था सियानाग और रत्नों का हार दान के रूप में दे दिया। दीपवंश के अनुसार पिता का नाम था बोधिस, जो कि गिरिव्रज का शासक था। तो दीपवंश के से क्या पता चलता है कि इस बिंबिसार के पिता का नाम बोधिस था, जो कि गिरिव्रज का शासक था। गौतम बुद्ध के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर बिंबिसार ने महात्मा बुद्ध को राजा बनाने का प्रस्ताव जारी किया। तो इस बिंबिसार ने गौतम बुद्ध के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर गौतम बुद्ध को राजा बनाने का प्रस्ताव
जारी किया। कूटदत्त नामक ब्राह्मण को खान युक्त गांव को दान स्वरूप भेंट कर दिया। तो कूटदत्त नामक ब्राह्मण को बिंबिसार ने दान के रूप में एक खान युक्त गांव ही दे दिया, खान युक्त गांव। महात्मा बुद्ध के प्रति श्रद्धा भाव होने के कारण बिंबिसार ने बौद्ध भिक्षुओं को नदी लांघने का शुल्क देने से बिंबिसार के द्वारा क्या कर दिया गया, तो मनाही कर दिया गया। तो महात्मा बुद्ध के प्रति श्रद्धा भाव के कारण बिंबिसार ने बौद्ध भिक्षुओं को नदी लांघने पर शुल्क देने से क्या कर दिया, तो मनाही कर दिया। अर्थात जो पहले नदी को पार करते थे, जल यात्रा करते थे, तो उन पर टैक्स लगता था। तो बिंबिसार ने बौद्ध श्रद्धा के कारण इस टैक्स को ही क्या कर दिया, तो समाप्त कर दिया। प्रारंभ में जैन तथा गौतम बुद्ध से प्रभावित होकर बौद्ध एवं महावंश के अनुसार 15 वर्ष की अवस्था में राज तिलक इसका हुआ। तो बिंबिसार प्रारंभ में क्या था, जैन था, लेकिन बाद जैन धर्म का अनुयायी था, लेकिन बाद में गौतम बुद्ध से प्रभावित होकर इसने बौद्ध और महासंघ के अनुसार, बौद्ध और महावंश के अनुसार 15 वर्ष की अवस्था में ही राज तिलक ले लिया। अर्थात क्या हो गया, तो राजा बन गया 15 वर्ष की अवस्था में। इंपॉर्टेंट है। बिंबिसार की मृत्यु के बारे में जैन धर्म में क्या कहा गया है, तो बिंबिसार की मृत्यु के बारे में जैन धर्म में कहा गया है, बिंबिसार ने अपने पुत्र अजातशत्रु को युवराज नियुक्त करने का निश्चय किया, लेकिन अजातशत्रु बहुत ही उतावला हो उठा और उसने अपने पिता को बंदी बना लिया और उस कारागार में बिंबिसार की देखरेख यानी रानी चलन्ना करती थी। कौन करती थी, रानी चलन्ना। बाद में रानी चलन्ना ने अजातशत्रु को बताया कि वह तो अपने पुत्र को बहुत प्रेम करता था, पर उसके बाद अजातशत्रु लोहे का डंडा लेकर बेड़ियों को तोड़ने के लिए किधर की ओर भागा, तो कारागार की ओर भागा। लेकिन तब तक बिंबिसार ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली थी। तो बिंबिसार की मृत्यु में जैन धर्म में एक बात लिखा गया है कि बिंबिसार ने अपने पुत्र अजातशत्रु को युवराज नियुक्त करने का निश्चय पहले ही कर लिया था, लेकिन अजातशत्रु बहुत ही उतावला हो चुका था राजा बनने के लिए। इसीलिए उसने अपने पिता को क्या कर दिया, तो कारागार में बंदी बना लिया और उस कारागार में बिंबिसार की देखरेख कौन करने लगी, रानी चलन्ना। बिंबिसार की देखरेख रानी चलन्ना करती थी। बाद में रानी चलन्ना ने अजातशत्रु को बताया कि बिंबिसार तुमको बहुत प्रेम करता था, बहुत तुमको प्यार करता था। उसके बाद अजातशत्रु लोहे का डंडा लेकर उस बेड़ियों को तोड़ने के लिए कारागाह की ओर भागा, लेकिन तब तक बिंबिसार ने जहर खाकर आत्मसमर्पण कर दिया था। इसके मृत्यु के बारे में सबसे उत्तम सत्य क्या है, उत्तम तथ्य है कि अजातशत्रु ने स्वयं बिंबिसार की हत्या की थी। दूसरा तथ्य क्या है कि अजातशत्रु ने स्वयं बिंबिसार की हत्या की थी। क्यों की थी, कि इसका कारण था कि अजातशत्रु को बिंबिसार की दूसरी पत्नी कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन कोसला देवी की 2 पुत्री वजीरा से प्रेम हो गया था। लेकिन बिंबिसार को यह बात अच्छी नहीं जची और उसने बिंबिसार को अजातशत्रु ने क्या कर दिया, तो मार दिया। तो इसकी मृत्यु के बारे में एक और बात लिखा गया है बिंबिसार की मृत्यु के बारे में कि अजातशत्रु ने स्वयं बिंबिसार की हत्या की थी। इसका कारण क्या था कि अजातशत्रु बिंबिसार की दूसरी पत्नी कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन कौशला देवी की पुत्री वजीरा से क्या हो गया था, उसे तो प्रेम हो गया था। लेकिन बिंबिसार को यह बात नहीं जची और बिंबिसार को अजातशत्रु ने क्या कर दिया, तो मार गिराया। अब बिंबिसार की मृत्यु के बारे में, बिंबिसार की मृत्यु के बाद कौशल नरेश प्रसेनजीत ने बिंबिसार को दान और दहेज में जो काशी गांव तथा 1 लाख रुपया की राजस्व मिली थी उसे वापस मांग लिया। तो बिंबिसार की जब मृत्यु हो गई तो उसके पुत्र अजातशत्रु को ऐसा लगा, अजातशत्रु को लगा कि अब जो है
यह सभी बिंबिसार के लिए बेकार है। तो बिंबिसार की मृत्यु के बाद कौशल नरेश प्रसेनजीत ने बिंबिसार को जो दान दिया था और दहेज में जो काशी गांव दिया था, तो 1 लाख रुपया राजस्व उसे उसने क्या कर लिया, तो प्रसेनजीत ने वापस ले लिया। इससे नाराज होकर बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु ने प्रसेनजीत पर आक्रमण कर दिया। कई आक्रमण हुए, लेकिन अंत में अजातशत्रु क्या हो गया, तो पराजित हो गया। तो बिंबिसार की मृत्यु के बाद कौशल नरेश प्रसेनजीत ने बिंबिसार को दान दिया और दहेज के रूप में काशी गांव तथा 1 लाख रुपया राजस्व दिया। सिद्धार्थ ने और जो राजस्व दिए थे उसे क्या कर लिया, वापस ले लिया। इससे बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु नाराज हो गया और 1 लाख और उसने क्या कर दिया, प्रसेनजीत पर आक्रमण कर दिया और अजातशत्रु ने प्रसेनजीत पर आक्रमण कर दिया। कई आक्रमण हुए, लेकिन अंत में अजातशत्रु विजयी हो गया। बिंबिसार के राज्य में 80,000 गांव थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो बिंबिसार के राज्य में 80,000 गांव थे। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि बिंबिसार का साम्राज्य कितना बड़ा था। बिंबिसार के उच्चाधिकारी कौन थे, तो राजभट्ट। बिंबिसार के उच्च अधिकारी राजभट्ट थे। राजभट्ट का विभाजन 4 भागों में कर दिया गया। एक संबंधक अर्थात सामान्य कार्यों का देखरेख करने वाला, दूसरा सेना नायक अर्थात सेना का भंग करने वाला, तीसरा जो है वो है बुहारी और जो न्याय संबंधी कार्यों का देखरेख करता था, बुहारी, और चौथा है महामात, उत्पादन कर इकट्ठा करने वाला शासक। तो याद रखेंगे कि बिंबिसार के 4 प्रकार के उच्चाधिकारी थे। एक का नाम था राजभट्ट। राजभट्ट का जो विभाजन हुआ वह 4 भागों में हो गया। संबंधक अर्थात सामान्य कार्यों की देखरेख करने वाला, सेना नायक अर्थात सेना का देखरेख करने वाला, वहारिक का मतलब है न्याय का कार्य देखने वाला, और महामात का मतलब है उत्पादन कर इकट्ठा करने वाला, उत्पादन कर इकट्ठा करने वाला। बिंबिसार की हत्या करके हर्यक वंश का अगला शासक बनता है अजातशत्रु। तो बिंबिसार की हत्या करके उसका पुत्र अजातशत्रु हर्यक वंश का अगला शासक बनता है, जो 492 ईस्वी से लेकर 492 ईसा पूर्व से लेकर 460 ईसा पूर्व तक हर्यक वंश का शासक रहता है और मगध पर शासन करता है। मगध का प्रतापी सम्राट और हर्यक वंश का सबसे ज़्यादा विस्तार। तो अजातशत्रु मगध का सबसे प्रतापी राजा था और इसने हर्यक वंश का सबसे ज़्यादा विस्तार किया। अपने मामा प्रसेनजीत की पुत्री वज्रा से प्रेम का विरोध करने के कारण अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी और इसी कारण यह पितृहंता अर्थात पिता का हत्यारा के नाम से प्रसिद्ध हो गया। इससे दुखित होकर माता चलन्ना की भी क्या हो गई, मौत हो गई। तो इसने अपने मामा अजातशत्रु ने अपने मामा प्रसेनजीत की पुत्री वज्रा से प्रेम कर लिया और प्रेम करके उसके साथ क्या कर लिया, तो शादी कर लिया। इससे उसके पिता बिंबिसार खफा हो गए और इसी कारण अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या कर दी थी और इसी कारण अजातशत्रु को पितृहंता अर्थात पिता का हत्यारा कहा जाता है। इस बिंबिसार की हत्या के बाद बिंबिसार की पत्नी चलन्ना भी क्या हो गई, तो दुखित हो गई और उसके बाद उसने आत्महत्या कर ली। मगध का विस्तार उत्तर और पश्चिम भागों में कर दिया अजातशत्रु ने। तो अजातशत्रु ने मगध का विस्तार उत्तर और पश्चिम भागों में भी कर दिया, जो कि बिंबिसार ने सबसे ज़्यादा विस्तार कहाँ पे किया था, पूर्वी भागों में। लेकिन अजातशत्रु ने मगध का विस्तार उत्तर और पश्चिम भागों में भी कर दिया। इसका राज्याभिषेक 492 ईस्वी में हुआ। तो अजातशत्रु का राज्याभिषेक कब हुआ, 492 ईस्वी में। इसका जन्म 509 ईस्वी में हुआ था। अजातशत्रु का जन्म कब हुआ था, 509 ईस्वी में। कौशल राज्य एवं पश्चिम में काशी पर कब्जा किया। तो अजातशत्रु ने कौशल राज्य पर भी कब्जा किया, साथ ही साथ पश्चिम में
काशी और वाराणसी पर भी कब्जा कर लिया, अर्थात कौशल और काशी को पराजित करके अपने राज्य में मिला लिया। वज्जी संघ के साथ युद्ध में अजातशत्रु ने महाशिला कंटक नामक हथियार का इस्तेमाल किया तथा रथमुसल नामक हथियार का भी इस्तेमाल किया। तो वज्जी संघ के साथ युद्ध में अजातशत्रु ने महाशिला कंटक नामक हथियार का इस्तेमाल किया, साथ ही साथ रथमुसल नामक हथियार का भी इस्तेमाल किया। यह जो महाशिला कंटक था एक बड़े आकार का यंत्र था जिसमें बड़े बड़े पत्थरों को उछाल कर क्या किया जाता था, तो मारा जाता था। जैसे कि एक मूवी है बाहुबली, तो बाहुबली में जिस प्रकार बाहुबली फर्स्ट में जिस प्रकार बाहुबली क्या करता है कि रस्सियों से या और कपड़ों में पत्थरों को लपेट करके छोड़ देता है तीर के द्वारा, उसके बाद फेंकता है, तो यही कहलाता था महाशिला कंटक। तो वज्जी संघ के साथ युद्ध करने में अजातशत्रु ने महाशिला कंटक नामक हथियार का इस्तेमाल किया। महाशिला कंटक एक बड़े आकार का यंत्र था जिसमें बड़े बड़े पत्थरों को उछालकर मारा जाता था। साथ ही साथ अजातशत्रु ने रथमुसल नामक हथियार का भी इस्तेमाल किया। रथमुसल में चाकू और पैने किनारे पर लगे रहते थे और सारथी के लिए सुरक्षित स्थान होता था जहां बैठकर वह रथ को हाँककर शत्रुओं पर हमला करता था। जैसे कि जो बाहुबली में बल्लाल देव ने इस्तेमाल किया है, जिस रथ का इस्तेमाल वही है रथमुसल। तो रथमुसल में चाकू और पैने किनारे पर लगे रहते थे, सारथी के लिए सुरक्षित स्थान होता था जहां बैठकर वह रथ को हाँककर शत्रुओं पर हमला करता था। तत्कालीन पाली ग्रंथों में अजातशत्रु का अनेक स्थानों पर नाम अंकित किया गया है क्योंकि वह बुद्ध का समकालीन था और तत्कालीन राजनीति में उसका बहुत बड़ा हाथ था। तो तत्कालीन पाली ग्रंथों में अजातशत्रु को कई स्थानों पर नाम अंकित किया गया है क्योंकि वह गौतम बुद्ध का समकालीन था और तत्कालीन राजनीति में उसका बहुत बड़ा हाथ भी था। इसका एक मंत्री था वस्कार, जिसे वस्कार भी कहा जाता था। तो इसका एक मंत्री था वस्कार, जिसे वर्षकार भी कहा जाता था। तो वह एक कुशल राजनीतिज्ञ था जिसने लिच्छवियों में फूट डालकर मगध का बहुत ज़्यादा साम्राज्य विस्तार किया। तो अजातशत्रु का एक मंत्री था वस्कार, जिसे वर्षकार भी कहा जाता था। तो वह एक कुशल राजनीतिज्ञ था जिसने लिच्छवियों में फूट डालकर मगध का साम्राज्य विस्तार किया। कौशल के राजा प्रसेनजीत को पराजित करके अजातशत्रु ने उसकी पुत्री राजकुमारी वज्रा से विवाह कर लिया और इसके बाद स्वतः ही जो काशी जनपद था वह मगध में शामिल हो गया। तो कौशल को शामिल करने के लिए उस मगध में शामिल करने के लिए अजातशत्रु ने क्या किया, तो कौशल के राजा प्रसेनजीत को पराजित कर दिया और उसके बाद उसकी पुत्री वज्रा से क्या कर लिया, विवाह कर लिया। जिसके बाद स्वतः ही दहेज के रूप में काशी किसे मिल गया, तो अजातशत्रु को काशी दहेज के रूप में प्राप्त हो गया। इस प्रकार काशी भी क्या हो गया, कौशल क्षेत्र अर्थात काशी भी मगध साम्राज्य में मिला लिया गया अजातशत्रु के द्वारा। पिता की हत्या करने के कारण इतिहास में सदा इसे अभिशप्त के रूप में गिना जाता है। तो चूंकि अजातशत्रु ने पिता की हत्या करके पितृहंता कहलाया, इसी कारण इतिहास में इसे सदा अभिशप्त के रूप में गिना जाता है, अभिशाप के रूप में गिना जाता है। यह जैन धर्म का अनुयायी था। जैन धर्म के पहले उपांग में भगवान महावीर और अजातशत्रु के रिश्तों के बारे में जानकारी प्राप्त होता है। तो यह अजातशत्रु जैन धर्म का अनुयायी था और जैन धर्म के पहले उपांग में भगवान महावीर और अजातशत्रु के रिश्तों के बारे में जानकारी दी गई है। जैन ग्रंथों के अनुसार अजातशत्रु ने महावीर स्वामी को सर्वोच्च सम्मान दिया था। तो जैन ग्रंथों के अनुसार क्या बताया गया है कि अजातशत्रु ने महावीर स्वामी को सर्वोच्च सम्मान दिया था। इसी जैन ग्रंथ के पहले उपांग के अनुसार अजातशत्रु के पास भगवान महावीर स्वामी की दिनचर्या की रिपोर्ट के लिए
एक अधिकारी नियुक्त किया गया था। इस अधिकारी को इस काम के लिए भारी भरकम रकम मिलती थी। अधिकारी के पास एक विशाल नेटवर्क और सहायक फील्ड स्टाफ भी था, जिसके माध्यम से वह अधिकारी महावीर स्वामी के बारे में सभी जानकारी एकत्र करता था और उसके बाद अजातशत्रु को सूचना देता था। तो जैन ग्रंथों के अनुसार अजातशत्रु ने महावीर स्वामी को सर्वोच्च सम्मान दिया था और इसी जैन ग्रंथ के पहले उपांग के अनुसार अजातशत्रु के पास भगवान महावीर की स्वामी की दिनचर्या की रिपोर्ट के लिए एक अधिकारी भी नियुक्त की गई थी। अर्थात अजातशत्रु ने भगवान महावीर स्वामी की दिनचर्या की रिपोर्ट के लिए एक अधिकारी को नियुक्त किया था। इस अधिकारी को इस काम के लिए भारी भरकम रकम भी मिलता था। इस अधिकारी के पास एक विशाल नेटवर्क और एक सहायक फील्ड स्टाफ था, जिसके माध्यम से वह अधिकारी महावीर स्वामी के बारे में सभी जानकारी को एकत्र करता था और उसके बाद उसकी जानकारी किसे देता था? अजातशत्रु को देता था। उवई सूत्र में महावीर स्वामी का चंपानगर में आगमन के बारे में बताया गया है। तो उवई सूत्र में बताया गया है कि एक बार महावीर स्वामी चंपानगर में आए थे। चंपानगर में अपने जैन धर्म की प्रचार करने के लिए आए थे। तो अजातशत्रु के द्वारा उन्हें दिखाया गया सम्मान, तो अजातशत्रु ने उन्हें क्या किया? तो सम्मानित किया और भगवान महावीर के अर्धमगधी में उपदेश के बारे में विस्तृत वर्णन है। तो उवई सूत्र में क्या क्या वर्णन है? महावीर स्वामी के द्वारा चंपानगर में आगमन, अजातशत्रु के द्वारा दिखाया गया उन्हें सम्मान और भगवान महावीर स्वामी के अर्धमगधी भाषा में उपदेशों के बारे में विस्तृत वर्णन है। लिच्छवी राजकुमारी चलन्ना और बिंबिसार से दो पुत्र हुए थे। एक का नाम था हल और दूसरे का नाम था बेहल। तो लिच्छवी राजकुमारी चलन्ना और बिंबिसार से दो पुत्रों का जन्म हुआ था। एक का नाम था हल और दूसरे का नाम था बेहल, जिन्हें अजातशत्रु ने जन्म के समय अपना हाथी और रत्नों का हार दान स्वरूप भेंट दिया था। लेकिन जब बिंबिसार की मृत्यु हुई तो चलन्ना से अजातशत्रु ने मनमुटाव कर लिया। परिणाम स्वरूप अजातशत्रु ने लिच्छवियों अर्थात बज्जी संघ के विरुद्ध संघर्ष छेड़ दिया और अजातशत्रु के मंत्री वस्यकार की कूटनीति के कारण लिच्छवियों और मगध में फूट पड़ गया। इस प्रकार अजातशत्रु ने बज्जी संघ अर्थात लिच्छवियों को पराजित करके अपने राज्य में मिला लिया। तो बिंबिसार और उसकी पत्नी लिच्छवी राजकुमारी चलन्ना से दो पुत्रों का जन्म हुआ था। एक का नाम था हल और दूसरे का नाम था बेहल। तो जब इन पुत्रों का जन्म हुआ था तो अजातशत्रु ने क्या किया था? इन पुत्रों को रत्नों का हार और एक हाथी भेंट दिया था। हाथी भेंट के रूप में दिया था जिसका नाम था सिंहनाग। तो सिंहनाग नाम का एक हाथी और रत्नों का हार जिसमें 18 मालाएं थी। कितनी मालाएं थी? 18 मालाएं थी। तो 18 मालाओं वाले रत्नों का हार दिया था। लेकिन जब इस अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या कर दी तो चलन्ना इससे नाराज हो गई, दुखित हो गई, मनमुटाव कर ली और इसी कारण अजातशत्रु ने अपने दिए हुए दान को, जो हल और बेहल को रत्नों का हार और हाथी दिया था, उसकी मांग करने लगा। लेकिन चलन्ना ने उसे देने से मना कर दिया। इसी के परिणाम स्वरूप अजातशत्रु ने लिच्छवियों अर्थात बज्जियों के विरुद्ध संघर्ष छेड़ दिया, आक्रमण कर दिया। और इस आक्रमण में अजातशत्रु के मंत्री वस्यकार ने कूटनीति का प्रयोग किया और लिच्छवियों और मगध में फूट डाल दिया, जिसके कारण आसानी से अजातशत्रु ने लिच्छवियों अर्थात बज्जियों को पराजित करके लिच्छवी गणराज्य को मगध में शामिल कर लिया। बिंबिसार की हत्या से कौशल नरेश प्रसेनजीत बहुत क्रोधित हुई और अजातशत्रु के खिलाफ संघर्ष पर इस पहले युद्ध में प्रसेनजीत पराजित होकर श्रावस्ती फरार हो गया। तो बिंबिसार की हत्या से कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकोसला भी काफ़ी क्रोधित हुई और अजातशत्रु के खिलाफ संघर्ष छेड़ दिया। लेकिन पहले संघर्ष में प्रसेनजीत पराजित हो गया। इसी कारण पहले
प्रसेनजीत ने क्या कर दिया, अजात शत्रु के खिलाफ संघर्ष छेड़ दिया। 2 युद्ध हुए प्रसेनजीत के साथ अजात शत्रु का। तो पहले युद्ध में अजात शत्रु क्या हो गया, पराजित हो गया और पराजित होकर श्रावस्ती भाग गया। कहाँ पे, श्रावस्ती भाग गया। लेकिन दूसरे युद्ध में अजात शत्रु पराजित हो गया और प्रसेनजीत ने अपनी बहन बजरा का विवाह किससे कर दिया, अजात शत्रु के साथ कर दिया। और इस विवाह में अजात शत्रु को दहेज के रूप में क्या मिल गया, तो काशी मिल गया। इस विवाह में अजात शत्रु को दहेज के रूप में काशी मिल गया। इस प्रकार काशी जो है बिना किसी स्वतः ही मगध साम्राज्य में क्या हो गया, तो शामिल हो गया। तो इस प्रकार कौशल अर्थात काशी भी अजात शत्रु के राज्य में आसानी से शामिल हो गया। अजात शत्रु ने मल्ल संघ पर आक्रमण करके मल्ल संघ पर भी कब्जा कर लिया। इस प्रकार उत्तर प्रदेश का एक बहुत बड़ा भाग अजात शत्रु के राज्य मगध में शामिल हो गया। तो अजात शत्रु ने मल्ल गणराज्य पर आक्रमण करके मल्ल संघ पर कब्जा कर लिया। इस प्रकार उत्तर प्रदेश का एक बहुत बड़ा क्षेत्र अजात शत्रु के राज्य में अर्थात मगध में शामिल हो गया। अब इसके बचपन का क्या नाम था, अजात शत्रु के बचपन का नाम था कुणिक। हमने बताया था कि बिंबिसार के बचपन का क्या नाम था, श्रोणिक, जबकि अजात शत्रु के बचपन का नाम था कुणिक। बिंबिसार की मृत्यु के बाद मगध और हर्यक वंश का अगला शासक बनता है कौन, अजात शत्रु। तो बिंबिसार की हत्या करके यह मगध और हर्यक वंश का अगला शासक बनता है। अपने पिता की साम्राज्य नीति को चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया और हर्यक वंश और मगध का सबसे ज़्यादा विस्तार किया। तो अजात शत्रु ने अपने पिता की साम्राज्य नीति को चरमोत्कर्ष तक पहुंचाया और हर्यक वंश और मगध का सबसे ज़्यादा विस्तार किया। अपने प्रतिद्वंदी अवंती राज्य पर हमला करके उस पर विजय प्राप्त किया और उस पर आसानी से कब्जा भी कर लिया। तो अजात शत्रु ने उस समय हर्यक वंश का अर्थात मगध का सबसे प्रतिद्वंदी कौन था, अवंती राज्य। तो इस अजात शत्रु ने अपने प्रतिद्वंदी राज्य अवंती पर हमला करके उस राज्य पर विजय प्राप्त कर लिया और उस पर आसानी से कब्जा भी कर लिया। यह काफ़ी धार्मिक उदार सम्राट था और विभिन्न धर्मों के आधार पर वह बौद्ध और जैन दोनों अनुयायी था। लेकिन भरहुत स्तूप की वेदिका के ऊपर अजात शत्रु को महात्मा बुद्ध की वंदना करते हुए दिखाया गया है। इससे पता चलता है कि अजात शत्रु बौद्ध धर्म का अनुयायी था। तो अजात शत्रु काफ़ी धार्मिक उदार का सम्राट था और विभिन्न धर्मों के ग्रंथों के आधार पर वह बौद्ध और जैन दोनों अनुयायी था। लेकिन भरहुत स्तूप की वेदिका के ऊपर अजात शत्रु को महात्मा बुद्ध की वंदना करते हुए दिखाया गया है। इससे पता चलता है कि अजात शत्रु बौद्ध धर्म का अनुयायी था। अजात शत्रु के शासनकाल के 8वें वर्ष में महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद उनके अवशेषों पर राजगृह में स्तूप का निर्माण करवाया किसने, अजात शत्रु ने। तो अजात शत्रु ने अपने शासनकाल के 8वें वर्ष में बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद उनके अवशेषों पर राजगृह में एक स्तूप का भी निर्माण कराया। अजात शत्रु के शासनकाल में 483 ईस्वी में राजगृह में सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया, जिसमें बौद्ध भिक्षुओं से संबंधित जो पिटक था उसका, जिसका नाम था त्रिपिटक, उसका सूत पिटक और विनय पिटक में क्या किया गया, तो विभाजन किया गया। तो अजात शत्रु के शासनकाल में 483 ईस्वी में राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ, जिसमें बौद्ध भिक्षुओं से संबंधित पिटक का सूत पिटक और विनय पिटक में विभाजन किया गया। अजात शत्रु के शासनकाल में ही 483 ईस्वी में महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई और इसी के शासनकाल में 468 ईसा पूर्व में महावीर स्वामी को भी कैवल्य की प्राप्ति हुई। तो अजात शत्रु के शासनकाल में ही 483 ईसा पूर्व में महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई और इसी अजात शत्रु के शासनकाल में 468 ईसा पूर्व में
महावीर स्वामी को कैवल्य अर्थात ज्ञान की प्राप्ति हुई। सिंहली अनुश्रुतियों के अनुसार 32 वर्ष के शासन के बाद 460 ईसा पूर्व इसके पुत्र उदयन, जिसे उदयन भी कहते हैं, उसने इसकी हत्या कर दी। उदयन उस समय चंपा का उपराजा था। तो उदयन उस समय चंपा का उपराजा था। तो सिंहली अनुश्रुतियों के अनुसार 32 वर्ष की शासन, तो अजातशत्रु ने कितने वर्ष शासन किया? 32 वर्ष। यह बात किससे पता चलता है? तो सिंहली अनुश्रुतियों के अनुसार। तो सिंहली अनुश्रुतियों के अनुसार 32 वर्ष के शासन के बाद 460 ईसा पूर्व में इसके पुत्र उदयन, जिसे उदयन भी कहते हैं, उसने इसकी हत्या कर दी। उस समय उदयन चंपा का उपराजा था। इसकी पत्नी का नाम था पद्मावती। तो यह जो अजातशत्रु था, इसकी पत्नी का नाम था पद्मावती। इसी पद्मावती के कहने पर अजातशत्रु ने कौशल राज्य पर हमला किया था। इसी के कहने पर अजातशत्रु ने कौशल राज्य पर क्या किया था? तो हमला किया था। पद्मावती के कहने पर कौशल के सेनापति ने प्रसेनजीत को उसके गद्दी से क्या कर दिया? हटा दिया। पद्मावती के कहने पर कौशल के सेनापति ने प्रसेनजीत को उसके गद्दी से हटा दिया, क्योंकि उस समय प्रसेनजीत महात्मा बुद्ध की शरण में चला गया था। तो यहाँ का सीट क्या हो गया था? खाली हो गया था। जो कौशल राज्य था वहाँ का राजगद्दी खाली हो गया था। तो उसके सेनापति को कहा कि उसको क्या कर दिया? हटा दिया। किसने हटा दिया? तो पद्मावती ने। और जब प्रसेनजीत को यह पता चला कि मुझे गद्दी से हटा दिया गया है, तो वह उस समय वह बूढ़ा हो गया था। तो वह क्या किया? वह जाने लगा कहाँ पे? कौशल जाने लगा। लेकिन कौशल जाने के दौरान ही रास्ते में उसे सर्दी लग गई और उसकी मृत्यु हो गई। तो एक बार गौतम बुद्ध के शरण में कौशल का जो राजा था प्रसेनजीत, वह गौतम बुद्ध की शरण में चला गया था बौद्ध धर्म की शिक्षा के लिए। लेकिन इसी दरमियान यहाँ का जो राजपाट था रिक्त हो गया था। तो महारानी जो पद्मावती थी, वह पद्मावती ने क्या किया कि अपने सेनापति को आदेश देके उस कौशल को उसके पद से पदस्थापित कर दिया, हटा दिया। जब यह बात पता चला कौशल को महात्मा बुद्ध की, जब वह शरण में था, तो वह वापस लौटने लगा। हालांकि उस समय वह बूढ़ा भी हो चला था, काफ़ी क्या हो गया था? बूढ़ा भी हो गया था। तो वापस आने के क्रम में उसे सर्दी लग गई और उसकी मृत्यु हो गई। लिच्छवी की राजधानी पर कब्जा करने में अजातशत्रु को 16 वर्ष का समय लगा। तो लिच्छवी की राजधानी वैशाली पर कब्जा करने में अजातशत्रु को 16 वर्ष का समय लगा। अवंती के राजा चंद्रप्रदोत, जो उस समय पीलिया रोग से पीड़ित थे, उसे अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार के आदेश पर जीवक को उपचार के लिए भेजा। वही जीवक था जो बिंबिसार और उसकी गणिका अर्थात जो वैश्या थी, नर्तिका थी, गायिका थी वैशाली जिले की, तो जिसका नाम था अम्रपाली, उसी दोनों का पुत्र था और मगध का राजवैद्य था। तो अवंती के राजा चंद्रप्रदोत, जो उस समय पीलिया रोग से पीड़ित था, तो अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार के आदेश पर जीवक को उपचार के लिए भेजा। जीवक जो था बिंबिसार और उसकी पत्नी जो गणिका थी आम्रपाली, नर्तकी और सुंदर युवती भी थी, तो उसे भेजा। और यह मगध का राजवैद्य भी था। इन दोनों का पुत्र था आम्रपाली और बिंबिसार का जीवक, और मगध का राजवैद्य भी था। हम लोग इसे पढ़ भी चुके हैं। बज्जियों के संभावित आक्रमण की सुरक्षा के लिए पाटलीग्राम में एक सुदृढ़ दुर्ग अर्थात किले का भी निर्माण किया। किसने? तो अजातशत्रु ने। तो अजातशत्रु ने बज्जियों के संभावित आक्रमण की सुरक्षा के लिए सर्वप्रथम पाटलिपुत्र अर्थात पाटलीग्राम में एक सुदृढ़ दुर्ग अर्थात किले का निर्माण किया। भरहुत की मूर्तियों में राजा को अपने अनुयायियों के साथ महात्मा बुद्ध को नमस्कार करते हुए दिखाया गया है। और इस लेख पर अजातशत्रु भगवतो वंदते अंकित है। तो भरहुत की मूर्तियों में राजा को अपने अनुयायियों के साथ महात्मा बुद्ध को नमस्कार करते हुए दिखाया गया है। और इस लेख पर अजातशत्रु भगवतो वंदते लिखा गया है।
इसके बाद हर्यक वंश का अगला राजा बनता है उदयन, जिसे उदयभद्र, उदयभट्ट या उदयन भी कहा जाता है। तो हर्यक वंश का अगला शासक बनता है उदयन, जिसे उदयन, उदयभद्र और उदयभट्ट के नाम से भी जाना जाता है, जो 460 ईसा पूर्व से लेकर 444 ईसा पूर्व तक था। कब? 460 ईसा पूर्व से लेकर 444 ईसा पूर्व तक। अभी हमने बताया कि 460 ईसा पूर्व में इसी के ही पुत्र, जिसका नाम था उदयन, उसने हत्या कर दी अजातशत्रु की, और उसके बाद उदयन हर्यक वंश का अगला शासक बना। 460 ईस्वी में अपने पिता अजातशत्रु की हत्या कर मगध साम्राज्य का अगला उत्तराधिकारी बना। कौन? उदयन या उदयभट्ट या उदयभद्र या उदयन। तो 460 ईस्वी में अपने पिता अजातशत्रु की हत्या करके उदयन मगध साम्राज्य का अगला उत्तराधिकारी बना। यह जो उदयन था जैन धर्म का अनुयायी था। इंपॉर्टेंट है, किस धर्म से संबंधित था? तो जैन धर्म का अनुयायी था। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेंगे। उदयन जैन धर्म का अनुयायी था। बौद्ध ग्रंथों में उदयन को पितृहंता कहा गया है, अर्थात पिता का हत्यारा, लेकिन जैन ग्रंथ में इसे पितृभक्त अर्थात पिता का सेवक भी कहा गया है। तो जैन धर्म में उदयन को पितृहंता अर्थात पिता का हत्यारा और जैन ग्रंथ में पितृभक्त अर्थात पिता का सेवक कहा गया है। अपने पिता अजातशत्रु की तरह ही यह उदयन वीर और विस्तारवादी नीति का पालक था। तो अपने पिता अजातशत्रु की तरह ही यह उदयन वीर और विस्तारवादी नीति का पालन करता था। गंगा और सोन के संगम पर इसने पाटलिपुत्रा नगर की स्थापना की। तो उदयन के बारे में कई बार एग्जाम में यह पूछा जाता है और कई बार पूछा भी जा चुका है कि पाटलिपुत्रा शहर की स्थापना किसने की? उदयन ने। तो गंगा और सोन के संगम पर पाटलिपुत्रा नामक इसने नगर की स्थापना की। उसके बाद मगध की राजधानी, जो कि पहले गिरिब्रज या राजगीर थी, वहाँ से हटाकर कहाँ पे ला दिया? पाटलिपुत्रा में। तो गंगा और सोन के तट पर उदयन ने पाटलिपुत्रा नामक एक नगर की स्थापना की और मगध की राजधानी, जो कि गिरिब्रज अर्थात राजगिरी थी, उसे उठाकर पाटलिपुत्रा में स्थापित कर दिया। पाटलिपुत्रा का और नाम से क्या जाना गया? कुसुमपुर और पुष्पपुर। तो उस समय पाटलिपुत्रा को कुसुमपुर और पुष्पपुर के नाम से भी जाना गया। मगध के प्रतिद्वंदी राज्य अवंती के गुप्तचर, जिसका नाम था पालक, उस गुप्तचर का क्या नाम था? पालक। तो मगध के प्रतिद्वंदी राज्य अवंती के गुप्तचर पालक के द्वारा 444 ईस्वी में चाकू मारकर इस उदयन की हत्या कर दी गई। तो मगध के प्रतिद्वंदी राज्य अवंती का एक गुप्तचर था जिसका नाम था पालक। तो उसने 444 ईस्वी में उदयन की हत्या चाकू मार के कर दी। उदयन की माता कौन थी? पद्मावती। उदयन की माता पद्मावती थी। उदयन के 3 पुत्र थे, अनिरुद्ध, मंडक और नागदशक, जिसे दर्शक के नाम से भी जाना जाता था। तो उदयन के 3 पुत्र थे, अनिरुद्ध, मंडक और नागदशक, जिसे दर्शक के नाम से भी जाना जाता था। उदयन के 3 पुत्रों के द्वारा शासन कब से कब तक किया गया? तो उदयन के 3 पुत्रों ने भी शासन किया। कौन कौन? कब कब? अनिरुद्ध 440 से 444 ईसा पूर्व से लेकर 440 ईसा पूर्व तक। तो अनिरुद्ध 444 ईसा पूर्व से लेकर 440 ईसा पूर्व तक शासन किया। उसके बाद मुंडक, जिसे मुंडा भी कहते हैं, वह 440 ईसा पूर्व से लेकर 437 ईसा पूर्व तक शासन किया। तो मंडक या मुंडा 440 ईसा पूर्व से लेकर 437 ईसा पूर्व तक शासन किया। और इस हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? नागदशक। हर्यक वंश का अंतिम शासक था नागदशक, जिसे दर्शक के नाम से भी जानते हैं। वह 437 ईसा पूर्व से लेकर 412 ईसा पूर्व तक क्या किया? तो मगध अर्थात हर्यक वंश पर शासन किया। 412 ईस्वी में शिशुनाग नामक एक अमात्य अर्थात मंत्री ने नागदशक की हत्या कर दी और उसके बाद शिशुनाग ने एक शिशुनाग नामक एक नए वंश की स्थापना की। तो 412 ईस्वी में शिशुनाग नामक नागदशक का एक अमात्य अर्थात महामंत्री था। तो उसने नागदशक की हत्या करके
एक नए राजवंश की स्थापना की जिसका नाम था शिशुनाग राजवंश। क्या नाम था? शिशुनाग राजवंश। अब हम लोग देखते हैं शिशुनाग वंश के बारे में। किसके बारे में? शिशुनाग वंश के बारे में। तो शिशुनाग वंश के बारे में देखते हैं। यह 412 ईस्वी से लेकर 345 ईसा पूर्व तक था। तो 412 ईसा पूर्व से लेकर यह 345 ईसा पूर्व तक था। इसके संस्थापक थे, अभी हमने बताया, शिशुनाग, जो कि किसका अमात्य था? तो जो हर्यक वंश का अंतिम शासक था नागदशक, उसी का यह अमात्य अर्थात मंत्री था। 412 ईस्वी में इसने शिशुनाग वंश की स्थापना की। अब शिशुनाग के बारे में देखते हैं, जो 412 से लेकर 394 ईसा पूर्व तक था। कब सब? 412 ईसा पूर्व से लेकर 394 ईसा पूर्व तक। महावंश के अनुसार लिच्छवी राजा के वैश्य पत्नी से यह उत्पन्न पुत्र था। उसका नाम क्या था? शिशुनाग का नाम शिशुनाग वंश। तो महावंश के अनुसार क्या बताया गया है कि यह जो शिशुनाग था वह लिच्छवी राजा के वैश्य पत्नी से उत्पन्न पुत्र था। पुराणों के अनुसार इस बताया गया है कि शिशुनाग क्षत्रिय था। तो पुराणों में इसे क्षत्रिय बताया गया है। सर्वप्रथम अवंती राज्य पर कब्जा और अवंती को मगध में शामिल किया। तो शिशुनाग ने सबसे पहले किस राज्य पर कब्जा किया? अवंती पर, और अवंती को मगध राज्य में शामिल कर लिया। अवंती मगध का सबसे प्रबल प्रतिद्वंदी था। जो अवंती था वह मगध का सबसे प्रबल प्रतिद्वंदी और सबसे कट्टर दुश्मन था। मगध की सीमा का विस्तार मालवा तक। तो शिशुनाग ने मगध राज्य की सीमा का विस्तार कहाँ तक कर दिया? मालवा तक। वत्स राज्य पर कब्जा और वत्स भी मगध में शामिल। तो शिशुनाग ने वत्स राज्य पर हमला करके उसे पराजित कर दिया और उसे मगध में शामिल कर लिया। वत्स और अवंती के मगध में विलय से पाटलिपुत्रा को पश्चिमी देशों से व्यापारिक मार्ग हेतु रास्ते खुल गए। तो जब वत्स और अवंती का विलय कर लिया गया पाटलिपुत्रा में, तो इसके बाद पश्चिमी देशों से व्यापारिक मार्ग करने के लिए कई रास्ते खुल गए। मगध से बंगाल की सीमा से मालवा तक एक विशाल भूभाग पर अधिकार। तो शिशुनाग जो था वह मगध से बंगाल की सीमा से मालवा तक एक विशाल भूभाग पर अधिकार कर लिया था। गिरिब्रज के अलावा इसने वैशाली को भी राजधानी बनाया। तो इम्पॉर्टेंट है कि वैशाली को किसने राजधानी बनाया था? शिशुनाग ने। तो गिरिब्रज के अलावा अर्थात राजगिरी के अलावा शिशुनाग ने वैशाली जिले को भी अपना राजधानी बनाया। इसका कारण क्या था? कि बज्जियों पर कठोर नियंत्रण करने के लिए। तो वैशाली को राजधानी बनाने का कारण था जो बज्जी थे उन पर कठोर नियंत्रण स्थापित करना। एक बात याद रखेंगे कि उदयन ने राजधानी पाटलिपुत्रा, जो कि वर्तमान में पटना है, वहाँ पे एक चैत्य गृह का निर्माण किया। चैत्य गृह का मतलब होता है जैन मंदिर। इससे पता चलता है कि उदयन जो था वह जैन धर्म का अनुयायी था। तो उदयन ने राजधानी पाटलिपुत्रा, जिसे वर्तमान में पटना के नाम से भी जाना जाता है, तो वहाँ पे एक चैत्य गृह अर्थात एक जैन मंदिर का निर्माण किया। इससे पता चलता है कि जो उदयन था वह जैन धर्म का अनुयायी था। उदयन की मृत्यु 394 ईस्वी में हुई। उदयन की मृत्यु कब हुई? 394 ईस्वी में। उदयन के बाद शिशुनाग की मृत्यु हुई 394 ईस्वी में। शिशुनाग की मृत्यु हुई 394 ईस्वी में। शिशुनाग के बाद अगला जो शासक बनता है शिशुनाग वंश का, उसका नाम था कालाशोक। कालाशोक इम्पॉर्टेंट है। तो शिशुनाग का यह पुत्र था और 394 ईस्वी में शिशुनाग वंश और मगध का अगला उत्तराधिकारी बना। तो जो कालाशोक था जिसका शासनकाल 394 ईस्वी से ईसा पूर्व से लेकर 366 ईसा पूर्व तक था। तो 394 ईसा पूर्व से लेकर 366 ईसा पूर्व तक था कालाशोक का शासन। तो यह शिशुनाग का पुत्र था और 394 ईस्वी में शिशुनाग वंश का अगला उत्तराधिकारी बना। महावंश में कालाशोक को कालाशोक, जबकि पुराणों में इसे काक वर्ण कहा गया है। काक वर्ण का मतलब होता है काला रंग, काला रंग। तो महावंश में कालाशोक को कालाशोक के नाम से ही संबोधित किया गया है, लेकिन पुराणों में कालाशोक को
काक वर्ण कहा गया है। क्या? काक वर्ण। इसने अपनी राजधानी कहाँ पे बनाई? तो पाटलिपुत्रा। तो कालाशोक ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? तो पाटलिपुत्रा। इसका शासन 28 वर्षों तक रहा। तो इसका शासन कब तक रहा? 28 वर्षों तक। इसी कालाशोक के समय 383 ईस्वी में वैशाली में बौद्ध धर्म के द्वितीय संगति का आयोजन किया गया। तो इसी कालाशोक के समय 383 ईस्वी में वैशाली जिले में बौद्ध धर्म के द्वितीय संगति अर्थात द्वितीय बैठक का आयोजन किया गया। बाण भट्ट के द्वारा रचित हर्षचरित के अनुसार काकवर्ण की राजधानी पाटलिपुत्रा में भ्रमण के दौरान महापद्यम नंद नामक एक व्यक्ति के द्वारा चाकू मारकर हत्या। तो बाण भट्ट के द्वारा रचित की गई हर्षचरित से क्या पता चलता है कि इनकी राजधानी कहाँ पे थी? नागवंश की। तो काकवर्ण की राजधानी थी पाटलिपुत्रा। और इसी पाटलिपुत्रा में भ्रमण के दौरान महापद्यम नंद नामक एक व्यक्ति के द्वारा इसकी चाकू मारकर हत्या भी कर दी गई। किसकी? अजातशत्रु की थी। इसकी मृत्यु 366 ईस्वी में हुई। अजातशत्रु की कालाशोक की मृत्यु कब हुई? 366 ईसा पूर्व। महाबोधि वंश के अनुसार कालाशोक के कितने पुत्र थे? 10 पुत्र। तो महाबोधि वंश में कालाशोक के 10 पुत्रों का जिक्र किया गया है। कौन कौन? भृद्रसेन, भंगुर, जालिक, भृद्रसेन, सरबम्य, उभारक, संजय, कोरण्य, नंदीवर्धन, पंचामक, कोरण्यवर्ग, जिनके द्वारा मगध में 22 वर्षों तक शासन किया गया। तो महाबोधि वंश के अनुसार कालाशोक के 10 पुत्र थे। कौन कौन? भृद्रसेन, भंगुर, आलिक, सुखम्य, उभारक, संजय, कोरण्य, नंदीवर्धन, पंचामक और कौन था? तो कुरंडवर्ग। इनके द्वारा मगध में 22 वर्षों तक शासन किया गया। कालाशोक के बाद पुराणों के अनुसार मगध के कौन कौन से शासक हुए? तो कालाशोक के बाद पुराणों के अनुसार मगध के शासक हुए क्षेमधर्मन। कौन बने? क्षेमधर्मन, जिनका शासन काल 366 से 365 ईस्वी पूर्व तक था। मात्र एक ही काल के थे। उसके बाद छत्रौतस, जो 365 ईसा पूर्व से 355 ईसा पूर्व तक था। तो छत्रौतस 366 ईसा पूर्व से 355 ईसा पूर्व तक था। उसके बाद नंदीवर्धन, जिसका शासनकाल 365 से 349 ईसा पूर्व था। तो नंदीवर्धन का शासनकाल 365 ईसा पूर्व से लेकर 349 ईसा पूर्व तक था। और अंतिम जो था उसका नाम था महानंदी। क्या नाम था? महानंदी, जिसका शासनकाल 344 ईसा पूर्व था। इसके बाद है कि शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था? तो महानंद या महानंदिन। तो यही जो महानंद था जिसका शासनकाल 349 से 344 ईसा पूर्व तक था। तो यही शिशुनाग वंश का अंतिम शासक बनता है। महानंदिन की हत्या उसी के शूद्र दासी के साथ हुए नाजायज पुत्र महापद्यम नंद के द्वारा कर दी गई। और 344 ईसा कब की गई? 344 ईसा पूर्व में। और इसके बाद महापद्यम नंद के द्वारा नंद वंश नामक एक नए साम्राज्य की स्थापना भी कर दी गई। तो महानंदिन की हत्या किसने की? उसी के शूद्र दासी, जिसका नाम था उसी के शूद्र दासी। और उसी के बाद इसका नाजायज पुत्र हुआ कौन? महापद्यम नंद। महापद्यम नंद का नाजायज पुत्र कौन बना? तो यही बना महानंदी की हत्या कर 344 ईसा पूर्व में। इसके बाद महानंदिन ने नंद वंश नामक नए साम्राज्य की स्थापना ही कर दी। अब हम लोग देखते हैं नंद वंश के बारे में, इंपॉर्टेंट है। तो नंद वंश के बारे में देखते हैं, जो 344 ईसा पूर्व से लेकर 322 ईसा पूर्व तक था। तो नंद वंश 344 ईसा पूर्व से लेकर 322 ईसा पूर्व तक था। इसके संस्थापक महापद्यम नंद को जाना जाता है।
तो इसका संस्थापक किसे का क्या नाम है? महापद्यम नंद। पुराणों में महापद्य जबकि महाबोधि वंश में उग्रसेन के नाम से जाना जाता है। तो महापद्यम नंद को पुराणों में महापंथ के नाम से जाना जाता था, जबकि महाबोधि वंश के अनुसार इसे उग्रसेन नाम के वंश से नहीं। तो जब पुराणों में महापद्यम नंद को महापद्य, जबकि महाबोधि वंश में महापद्यम नंद को उग्रसेन के नाम से जाना गया है। उग्रसेन यह नाई जाति का था। किस जाति का था? तो नाई, जो बाल काटने वाला जाति होता है नाई, उसी जाति का था। इसने एकारट सर्वछत्रांतक का रूप धारण किया। तो इसने कौन कौन सी उपाधि धारण की थी? महापद्यम नंद ने एकारट और सर्वछत्रांतक, सूर्य का नाश करने वाला, सर्वछत्रांतक, छत्रांतक का क्या नाम था? क्षत्रियों का नाश करने वाला। किसमें लिखा गया है? तो पुराणों में। उसके साथ साथ एक छत्र और भार्गव भी अंकित है। एक छत्र और भार्गव भी इसके महापद्यम नंद को उपाधि मिला है। दूसरे परशुराम का अवतार या फिर कली का संधि, दूसरे परशुराम का अवतार कहा गया है पुराणों में महापद्यम नंद को। साथ ही साथ इसे कली का संधि भी कहा गया है। पहला शासक था जिसने गावा गोत्र गंगा नदी घाटी की सीमाओं का अतिक्रमण करके बिंद पर्वत के दक्षिण तक का विजय पताका और विजय पताका का परचम लहराया। तो यह महापद्यम नंद पहला शासक था जिसने गंगा नदी की सीमाओं का अतिक्रमण करके बिंद पर्वत के दक्षिण तक क्या किया? तो विजय पताका का परचम लहराया। इसका परम मित्र कौन थे? तो पाणिनि, जो कि एक व्याकरण के आचार्य थे, व्याकरणाचार्य। तो इसके समकालीन कौन थे? तो इनके परम मित्र पाणिनि ने अष्टाध्यायी नामक एक पुस्तक की रचना की थी, जिसमें 8 अध्याय और 400 सूत्र हैं। तो पाणिनि ने अष्टाध्याय की रचना की थी, जो कि इस महापद्यम नंद के परम मित्र थे, और इन्हें ये व्याकरण के आचार्य थे, व्याकरणाचार्य थे। नाई जाति के होने के कारण इन्हें निम्न मूल कोटि के राजा की संज्ञा दी जाती है। तो चूंकि यह जो थे नाई जाति के थे, निम्न कुल के थे, निम्न जाति के थे, इसी कारण इसे क्या कहा जाता है? तो निम्न, जो महापद्यम नंद था उसे निम्न मूल कोटि के राजा कहा जाता था। पहला शासक जिसने केंद्रीय शासन पद्धति की शुरुआत की, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, किसकी मदद से? कल्पक की मदद से। तो यह पहला शासक था जिसने केंद्रीय अर्थात अस्थायी शासन प्रणाली की शुरुआत की। कौन? महापद्यम नंद। इसके बाद है कि इसने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? तो पाटलिपुत्रा में। तो महापद्यम नंद ने भी अपनी राजधानी पाटलिपुत्रा में ही बनाई। 4वीं से 5वीं शताब्दी में उत्तर भारत के विशाल भूभाग सहित गंगा नदी के 4 क्षेत्रों पर भी इसने कब्जा कर लिया। तो यह जो महापद्यम नंद था 4वीं से 5वीं शताब्दी में उत्तर प्रदेश के विशाल भूभाग सहित गंगा नदी के 4 क्षेत्रों पर भी अपना क्या कर लिया? तो कब्जा कर लिया। महापद्यम नंद को महापद्यम पति के नाम से भी जाना जाता है। तो महापद्यम नंद को महापद्यम पति के नाम से भी जाना जाता है। इसका अर्थ है विशाल सेना अर्थात अपार सेना का स्वामी। तो इस महापद्यम पति का अर्थ है विशाल सेना या अपार सेना का महास्वामी, क्योंकि महापद्यम नंद के पास 3000 गज अर्थात हाथी सेना थे, 2000 रथ थे और 2 लाख पैदल सेना थे अर्थात और 20,000 अश्वरोही थे। तो एक कुशल
इसका अन्य नाम था महापद्मपति, जिसका अर्थ था विशाल सेना अर्थात अपार सेना का स्वामी। अपार सेना का स्वामी क्योंकि महापद्म नंद के पास एक 300 गज सेना अर्थात हाथी सेना, 2000 रथ और 20,000 पैदल सेना, साथ ही 20,000 अश्वरोही अर्थात घोड़ा वाले सेना थे। यह एक कुशल साम्राज्य निर्माता, प्रशासक एवं राजनीतिज्ञ था, जिसने भारतीय भूमि और जनमानस को एक सूत्र में बांधकर समान पराकाष्ठा में पहुंचाने का कार्य किया। तो यह जो महापद्म नंद था वह एक कुशल साम्राज्य निर्माता भी था, प्रशासक था और राजनीतिज्ञ था, जिसने भारतीय भूमि और जनमानस को एक सूत्र में बांधकर समान पराकाष्ठा पहुंचाने का कार्य किया। नंद वंश सामंतों के आगे शिथिल न होकर शक्तिशाली राजा के आगे नतमस्तक होने लगे। तो नंद वंश जो थे वे सामंतों के आगे शिथिल न होकर वे राजाओं के आगे झुकने लगे, शक्तिशाली राजा के आगे झुकने लगे। पूरे मगध साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? तो पूरे मगध साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक यही था। कौन था? महापद्म नंद। महापद्म नंद पूरे नंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। प्रथम बार कलिंग पर विजय, तो याद रखेंगे यह पहली विजय कहाँ पर किया? कलिंग पर। जो महापद्म नंद था यह पहली बार कलिंग पर आक्रमण किया और विजय प्राप्त कर गया। कलिंग पर आक्रमण करके विजय प्राप्त कर लिया और विजय के उपरांत, विजय के बाद कलिंग में मंदिरों का भी निर्माण कराया। विजय के बाद इसने क्या किया कि कलिंग में नहरों का भी निर्माण कराया। इस नहर का मुख्य उद्देश्य था कलिंग के राजा खारवेल के द्वारा उत्कीर्ण हाथी गुफा अभिलेख में, इसी अभिलेख में भारत के लिए पहली बार भारतवर्ष प्रयोग किया गया। तो प्रथम बार इस पर विजय था कलिंग पर विजय, जो कि हाथी गुफा अभिलेख में प्राप्त होता है। हाथी गुफा अभिलेख में क्या किया गया है? तो लिखा गया है। इसी अभिलेख में भारत के लिए पहली बार भारतवर्ष शब्द का प्रयोग किया गया और इसके द्वारा उत्कीर्ण हाथी गुफा अभिलेख में भारत के लिए बांध नगर बनाने का उल्लेख किया गया। किसमें? पहली बार भारतवर्ष शब्द का प्रयोग किया गया। इसके बाद महापद्म नंद के उत्तराधिकारी कौन थे? तो पुंडरक। महापद्म नंद के उत्तराधिकारी थे पुंडरक। उसके बाद पांडुगति, राष्ट्रपाल, योबी सानक। उसके बाद वर्षामंदक। उसके बाद कैवर्त। उसके बाद है कैवर्त। उसके बाद है चंद्रनंद। उसके बाद कौन है? चंद्रनंद। और अंतिम शासक हो गया घनानंद। अब आधुनिकीकरण शुरुआत हो चुका था घनानंद। महापद्म नंद वंश में कुल 9 राजा हुए। तो नंद वंश में कुल 9 राजा हुए, जिसके नाम, इसी कारण इस वंश का नाम 9 नंद वंश भी कहा जाता है। 9 नंद वंश, चूंकि 9 राजा का नाम इसमें एक साथ उल्लेख मिलता है। तो 9 राजा का नाम क्या है? एक साथ उल्लेख है। तो इसी कारण इसे इस नंद वंश को 9 नंद वंश या 9 नंद वंश भी कहा जाता है। इस नंद वंश का अंतिम शासक, जो कि 9वां शासक था, जिसका नाम था घनानंद। तो इस नंद वंश का अंतिम शासक या 9वां शासक था घनानंद। यह अत्यंत लालची एवं धन संग्रही शासक था, जिसके पास असीम शक्ति और संपत्ति होने के बावजूद प्रजा का संतुष्टि या फिर जनता का विश्वास यह नहीं जीत पाया। तो यह जो घनानंद था अत्यंत लालची और धन संग्राही शासक था,
जिसके पास असीम शक्ति थी और संपत्ति भी थी, लेकिन इसके बावजूद वह जनता का विश्वास अर्पण करने में असमर्थ रही। घनानंद के शासन काल में ही 325 ईस्वी में महान सिकंदर का आक्रमण हुआ। तो घनानंद के शासन काल में ही 325 ईस्वी में महान सिकंदर का आक्रमण किया गया। यह अब जो है यह सिकंदर कौन था? तो यूनानी आक्रमणकारी था। घनानंद ने एक महान विद्वान, कूटनीतिज्ञ और तक्ष विश्वविद्यालय के प्राचार्य चाणक्य का अपमान अर्थात बदला लिया था। इसी अपमान का बदला लेने के लिए वह जो कौटिल्य था वह किसे मिल गया? तो चंद्रगुप्त मौर्य को मिल गया, और उसके बाद उसे महान और प्रतापी राजा बना के नंद वंश को 322 ईस्वी में समाप्त करवा देता है। तो बौद्ध धर्म के अनुसार चैत्यपूर्व मौर्य की मदद से नंद वंश का विनाश हो गया और मौर्य वंश की स्थापना हो गई 322 ईस्वी में। ग्रीक लेखों के अनुसार इसे अग्रमीज एवं जैन द्रमीज कहा गया है। अग्रमीज का मतलब होता है उग्रसेन का पुत्र। तो जैन लेखकों के अनुसार जैन गुज और 10 पर अग्रमीज और जैन द्रमीज कहा गया है। जैन अग्रमीज का मतलब होता है उग्रसेन का पुत्र। संकटाय और स्थूलभद्र जैन मतावलंबी अमात्य या मंत्री थे। तो घनानंद के अमात्य मंत्री कौन कौन थे? तो जैन धर्म को मानने वाले दो सैनिक, जिनका नाम था, एक का नाम था स्थूलभद्र और दूसरे का नाम था संकटाय। नंद वंश के शासक जैन मत के पोषक थे। तो ये एक बात याद रखेंगे कि जितने सारे नंद वंश के शासक थे वे सभी जैन मत को प्रभावित करते हैं, जैन मत को ही अपना सही धर्म मानते हैं, मजबूत धर्म मानते हैं। वर, उपवर्ष, वर्ष, रुचि, कात्यायन ये सभी जैसे विद्वान नंद वंश में उपस्थित थे। तो वर्ष, वर, उपवर्ष सभी विद्वान जो थे, ऐसे बड़े बड़े विद्वान, कात्यायन, रुचि, ये नंद वंश में ही शामिल थे। नंद वंश के समय मगध अत्यंत समृद्धशाली राज्य था। तो जिस समय भारत मगध पर नंद वंश का शासन था तो मगध अत्यंत शक्तिशाली और समृद्धशाली राज्य था। घनानंद के एक सेनापति था, घनानंद के सेनापति का नाम था रोकटाय। घनानंद के सेनापति का क्या नाम था? रोकटाय। और अमात्य का नाम था राक्षस और मंत्री का क्या नाम था? राक्षस। विशाख दत्त के द्वारा लिखित मुद्रा राक्षस के अनुसार नंद वंश के शासक जैन मतानुयायी थी। तो मुद्रा राक्षस अर्थात तो विशाख दत्त के द्वारा रचित मुद्रा राक्षस के अनुसार क्या पता चलता है कि नंद वंश के संस्थापक थे नंद वंश के संस्थापक कौन थे? तो जैन मतानुयायी यही था जिसका नाम था महापद्म नंद। यूनानी लेखक कार्टियस और डायोडोरस के अनुसार घनानंद के पास 20,000 अश्वरोही अर्थात घोड़ा वाला सेना, 2 लाख पैदल सेना और 2,000 रथ और 28,000 कुर्तियों को, 28,000 हाथी को क्या किया? तो उसके पास था। तो यूनानी लेखक कार्टियस और डायोडोरस के अनुसार घनानंद के पास 20,000 अश्वरोही, 2 लाख पैदल सेना, 2,000 रथ और 3,000 हाथी थे। महापद्म नंद जिनसेन की प्रतिमा को उठा ले गया। कहाँ से? कलिंग से। और जिनसेन क्या था? तो जैन आचार्य था। तो महापद्म नंद जिनसेन की प्रतिमा को उठा ले गया था। कहाँ से? कलिंग से, और जो कि जैन आचार्य था। तो इस प्रकार हम लोगों ने इस मगध साम्राज्य के उत्थान, उसके बाद इसका जो प्रमुख वंश था हर्यक वंश, नंद वंश, और उसके बाद जो हर्यक वंश, नंद वंश और जो शिशुनाग वंश था, उसे हमने समाप्त किया, 3 महत्वपूर्ण वंशों को। इसके बाद हम लोग चलेंगे शुंग वंश और उसके बाद कण्व वंश के बारे में। तो सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।
और जो लोग इसमें नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाले जो वीडियो हैं उसकी सूचना आपको मिल सके। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।